बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक रिलेशनशिप डिराइव करेंगे जो कि एंट्रोपी चेंज इन लिक्विड एंड सॉलिड से रिलेटेड होगा। इससे पहले हमने एंट्रोपी चेंज का रिलेशनशिप आइडियल गैसेस के लिए डिराइव करना सीखा है, लेकिन ये वाला रिलेशनशिप ना सिर्फ लिक्विड और सॉलिड्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा बल्कि रियल गैसेस पे भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर टी कांस्टेंट टेम्परेचर, ये इक्वेशन नंबर 1 है। लेकिन अगर हम डेल्टा क्यू को देखें, हीट, क्यू फॉर हीट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इट इज इक्वल टू डी ई प्लस डेल्टा क्यू डब्ल्यू है, लेकिन उसकी जगह पे हम लिखेंगे उसकी वैल्यू पी डी वी। ठीक है, ये पहले हमने किया हो, तो ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो चेंज इन एंट्रोपी विल बी इक्वल टू, तो जहाँ पे हम क्यू की वैल्यू पुट कर रहे हैं उसको ज़रा डिफरेंट कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि यहाँ पे हमने क्यू की वैल्यू पुट की है डी ई प्लस पी डी वी, तो ये क्यू की वैल्यू है। ठीक है, साथ में क्या था मौजूद, टेम्परेचर था, तो ये हमारे पास 1/T टेम्परेचर आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, तो अब हम 1/T को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 है और 1/T को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा डी ई डिवाइडेड बाई टी प्लस पी ओवर टी इंटू डी वी। ये रिलेशनशिप हमें ये बताता है कि अगर हम चेंज इन वॉल्यूम को जीरो कर दें, दैट मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें, तो हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी डी ई ओवर टी के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ई फॉर इंटरनल एनर्जी है, इसको जीरो कर दें, ये कांस्टेंट हो जाए, तो हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी पी ओवर टी इंटू डी वी के इक्वल हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी जो होती है उसको हम कंट्रोल करना आसान नहीं होता, दैट मीन्स वो हम कर नहीं सकते इस तरह से। ठीक है, तो जिन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं वो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एक्सेट्रा, इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इस वजह से ये जो डी ई है इसको रिप्लेस करना चाहेंगे ऐसी किसी चीज़ के साथ जो कि आसानी से कंट्रोल की जा सके। ठीक है, तो इसके लिए हम अब अपनी इक्वेशंस को थोड़ा नहीं काफ़ी सारा चेंज करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एंट्रोपी की बात करेंगे। जो एंट्रोपी है इट इज़ रिप्रेजेंटेड विद एस एंड इट इज़ ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। इस बात को अगर हमने लिखना हो कि एंट्रोपी इज़ ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। अब इसका मतलब क्या है, एंट्रोपी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, दैट मीन्स कि एंट्रोपी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ये दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। इसी तरह से एक और चीज़ है इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, यानी कि ये भी वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है इंटरनल एनर्जी। तो अगर हमें इसको इस तरह से लिखना हो, एक वक्त में हम सिर्फ एक वेरिएबल को जो है वो चेंज करें, दूसरे को कांस्टेंट करके फिर जो है वो हम चेंज फाइंड आउट करें एंट्रोपी के अंदर, तो इस बात को हम किस तरह से लिखेंगे, दोनों के लिए हम एंट्रोपी के लिए भी लिखेंगे रिलेशनशिप को और इंटरनल एनर्जी के लिए भी। तो सबसे पहले हम एंट्रोपी दो फैक्टर्स के ऊपर, दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो हमने एक वक्त में एक को जो है वो चेंज करना है, दूसरे को कांस्टेंट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ds यानी कि चेंज इन एंट्रोपी, लेकिन हम एक वक्त में सिर्फ एक को चेंज कर रहे हैं, दैट मीन्स हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी को चेंज कर हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, लेकिन हम यहाँ पे वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हैं इनटू dt चेंज इन टेम्परेचर प्लस, अब हमारे पास जो है वो एंट्रोपी को हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे डी वी से। इस इक्वेशन को हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है? अब इसी तरह से मैंने आपको बताया कि हम अब इंटरनल एनर्जी के साथ भी करेंगे कि ये भी दो वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रही थी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी कि डी ई किसके इक्वल हो जाएगा, करली ई
ओवर करली टी, यानी कि हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हैं, और डी टी चेंज इन टेम्परेचर, प्लस करली ई ओवर करली वी एट कांस्टेंट टी इंटू डी ई, सॉरी यहाँ पे डी टी आएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 5 होगी। इक्वेशन नंबर 5 को हम इक्वेशन नंबर जो है वो 3 के अंदर पुट करेंगे, क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हमारे पास डी ई था। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 क्या थी? इक्वेशन नंबर 3 थी डी एस इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी इंटू 1/t। तो जो डी ई था उसकी जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो डी ई की वैल्यू ये सारी है, हम ये सारी वैल्यू उधर पुट करेंगे। ठीक है, ये है करली ई ओवर करली टी, यानी इक्वेशन नंबर 5 को 3 में पुट करने लगे हम, at constant v into dt plus curly e over curly v at constant t into dt। ये सारा कुछ जस्ट वैल्यू किसकी है? ये यहाँ तक जो है ये वैल्यू डी ई की है। उसके बाद क्या था इक्वेशन के अंदर? प्लस पी डी वी, तो वो ऐसे ही लिख देंगे पी डी वी। ठीक है, उसके बाद जब इक्वेशन को क्लोज करते थे तो बाहर था 1/t। ठीक है, तो 1/t को भी ऐसे लिखते हैं। अब ये जो 1/t है इसको हम अंदर लेकर आएंगे, जो भी यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं उन सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/t को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस तरह से आएगा? 1/t को हम अंदर लेकर आ रहे हैं, और ये है करली ई ओवर करली टी एट कांस्टेंट v इंटू डी टी प्लस, अब फिर हम 1/t को लेकर आएंगे, 1/t करली ई ओवर करली v एट कांस्टेंट t इंटू डी टी प्लस, फिर हम 1/t को लेकर आएंगे एंड वाली टर्म के साथ, p dv। ठीक है, तो ये हमने 1/t को सारी टर्म्स के साथ जो है ना वो लिख दिया है। ठीक है, सब टर्म्स के साथ जो है ना ये आ गए। हमारे पास जो लास्ट 2 टर्म्स हैं उनमें 1/t और dv ये दोनों कॉमन है, जिनको हम कॉमन लेंगे। ठीक है, और इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास ds इज इक्वल टू, पहली टर्म क्या थी? 1/t, ये ऐसे ही आएगी, करली ई ओवर करली टी एट कांस्टेंट v इंटू डी टी। अगली जो टर्म है उसमें एक चीज कॉमन आनी है 1/t, और दूसरी dv आनी है। तो 1/t को हम इस साइड पे लिखेंगे, उसके बाद से हमारे पास सपोज यहाँ तक ये इक्वेशन रहेगी और ये dv बाहर आएगा, यानी कि एक कॉमन इधर लिखना है, एक कॉमन इधर लिखना है। ठीक है, क्यों करना है ऐसे अभी थोड़ी देर में देखते हैं। और यहाँ पे अंदर आ जाएगा करली ई ओवर करली v एट कांस्टेंट t प्लस p, क्योंकि dv था साथ p के भी, वो बाहर चला गया कॉमन के तौर पे। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, इसको हम इक्वेशन नंबर 6 कहेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर जो 6 है इसमें डी टी के साथ जो कुछ भी है उसको इक्वेशन नंबर 5 के डी टी के इक्वल लिखेंगे कंपेयर करके, और इक्वेशन नंबर 6 में यहाँ पे जो डी वी के साथ है इक्वेशन नंबर 5 में जो डी वी के साथ है उसके इक्वल करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 5 के अंदर डी टी के साथ पहले क्या है उसको देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 5 में है करली एस ओवर करली टी एट कांस्टेंट v। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 में dt के साथ ये लिखा हुआ है, और इक्वेशन नंबर 6 में dt के साथ लिखा हुआ है 1/t करली e ओवर करली t एट कांस्टेंट v। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 6 में dt के साथ लिखा है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 7 बोल देते हैं।
ठीक है। इसी तरह से करली एस ओवर करली वी एट कांस्टेंट टी, इक्वेशन नंबर 5 में डी वी के साथ लिखा हुआ है, ये बराबर हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6 में जो डी वी के साथ लिखा हुआ है, ये इक्वेशन नंबर 6 है। यहाँ पे डी वी के साथ जो कुछ भी लिखा हुआ है, ये सारा कुछ लिखा हुआ है डी वी के साथ, ठीक है। ये डीवी के साथ जितना कुछ लिखा हुआ है, ये इक्वेशन नंबर 5 के साथ डीवी में ये लिखा हुआ था, करली एस ओवर करली वी एट कांस्टेंट टी, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे कंपैरिजन से, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे इस तरह से कि 1 ओवर टी, ठीक है, और साथ में आ जाएगा करली ई ओवर करली वी एट कांस्टेंट टी प्लस पी, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 8 बोल देंगे। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8 दोनों को हम डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 7 को करते हैं। इक्वेशन नंबर 7 को पहले जो है ना एग्जैक्टली मैं इसी तरह से लिखूंगी और फिर बताऊंगी कि डिफरेंशिएट किसके साथ करना है, कांस्टेंट किसको रखना है। तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। इसको मैं ऐसे लिखूंगी, डी एस करली एस ओवर करली टी, इसको ध्यान से समझना ताकि आपको मुश्किल ना लगे, एट कांस्टेंट वी। अब इसको दोबारा से हम डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वेशन नंबर 7 को किस के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे v के साथ, करली ओवर करली v, और चेंज किसको करेंगे, v को चेंज करेंगे, कांस्टेंट किसको रखेंगे, t को कांस्टेंट रखेंगे। इस पूरी इक्वेशन को यानी कि ये करली s ओवर करली t एट कांस्टेंट v को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू v, लेकिन यहाँ पे हम कांस्टेंट किसको रख रहे हैं, टेम्परेचर, ठीक है। इसी तरह से हम इसकी जो ये वाली साइड है इक्वेशन नंबर 7 की राइट हैंड साइड को भी अब डिफरेंशिएट करेंगे, किसके साथ, पहले मैं राइट हैंड साइड को एज सच लिख लेती हूँ, ठीक है। 1 ओवर टी राइट हैंड साइड है इसकी, इंटू करली ई ओवर करली टी एट कांस्टेंट वी। अब डिफरेंशिएट किसके साथ करना है, इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है हमने, करली का मतलब होता है डिफरेंशिएट करना, ठीक है, चेंज, ठीक है। यहाँ पे ये चेंज है विद रिस्पेक्ट टू v, करली ओवर करली v, यहाँ पे हमने कांस्टेंट किसको करना है, ठीक है, एक हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं, दूसरा यहाँ पे, इसको हम कांस्टेंट किसके साथ रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे हम यहाँ पे टेम्परेचर को, जिस तरह इधर किया था, करली ओवर करली वी, अगेन मैं देखो करली ओवर करली वी एट कांस्टेंट टी, इस पूरी इक्वेशन को हम इस तरह से रखेंगे। क्योंकि हमने यहाँ पे t को कांस्टेंट रखा, 1 ओवर t कांस्टेंट है, तो ये चेंज नहीं होगा, इसको हम शुरू में भी लिख सकते हैं, करली से पहले, करली ओवर करली वी से पहले लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे इसी तरह से, वन ओवर टी को शुरू में निकाल के हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, करली एस ओवर करली टी एट कांस्टेंट वी, करली ओवर करली वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू 1 ओवर टी शुरू में लिख दिया, करली ई ओवर करली टी एट कांस्टेंट वी, और शुरू में अब जो नया आया हुआ करली ओवर करली वी एट कांस्टेंट टी, ठीक है। अब इसको मेरा ख्याल इक्वेशन नंबर 8 का नाम दे देते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन है उसको भी हम इसी तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। पहले उस इक्वेशन को लिख लेते हैं। इक्वेशन का जो पहली वाली फॉर्म है उसको लिखते हैं, करली एस ओवर करली वी एट कांस्टेंट टी, ये इसकी लेफ्ट साइड है, ठीक है। और हमने इसके ऊपर जो नया डिफरेंशियल अप्लाई करना वो है करली ओवर करली टी, यानी कि टेम्परेचर को चेंज करेंगे, और कांस्टेंट किसको कर देंगे हम, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देंगे। अब इसकी जो राइट साइड थी वो क्या थी, 1 ओवर टी इंटू करली ई ओवर करली वी एट कांस्टेंट टी। अब इसमें नया डिफरेंशियल साथ में था यहाँ पे मौजूद, जो हमने नया डिफरेंशियल अप्लाई करना है इसके ऊपर भी, ठीक है।
पहले पूरी टर्म लिख लेते हैं प्लस पी, यहाँ पे इस तरह से मौजूद है। इस पूरे के ऊपर हमने इसी तरह से ये अप्लाई करना है, करली ओवर करली टी, ये सारा, यानी कि इस पूरे का डिफरेंशियल लेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल लेंगे, करली से मुराद पार्शियल डिफरेंशियल होता है एट कांस्टेंट वी। अब हम इसके ऊपर अगेन यहाँ पे प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का अप्लाई करेंगे। पहली वाली जो टर्म है उसको पहले देख लेते हैं कि पहली वाली टर्म क्या है। पहली वाली टर्म जो है, इसको ध्यान से देखना है, ये 1/t है पहली वाली टर्म, ठीक है। मल्टीप्लाई कर रही है ये दूसरी टर्म है, दोनों मल्टीप्लाई कर रही है, यानी कि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो कुछ भी आ रहा है ना इसके अंदर, ये दूसरी टर्म है और पहली टर्म 1/t है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं और इनका पार्शियल डिफरेंशियल लिया जा रहा है, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे हम। तो 1/t जो है, मैं प्रोडक्ट रूल दोबारा से बता रही हूँ, इसको कंसिडर कर लेते हैं, ये 3 और ये जो हमारे पास करली ई ओवर करली वी एट कांस्टेंट टी प्लस वी प्लस पी है, इसको हम लिख लेते हैं कि ये 4 है, मल्टीप्लाइड का दरमियान में साइन आ जाएगा। अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, ठीक है, d इंटू 3 इंटू 4, अगर ये इस तरह से हो रहा है तो हम इसका डिफ्रेंसिएशन किस तरह से करेंगे, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ कि हमने 3 और 4 को 2 दफ़ा लिखना है मल्टीप्लाई करते हुए ही, ठीक है, और इस तरह से 4 को और 3 को लिख लेना, लेकिन दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है। 2 दफ़ा लिखने के बाद ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे पहले चेंज हो जाएगी प्लस के ऊपर। अब जो पहला आएगा ना उसके साथ हम डिफ्रेंसिएशन अप्लाई नहीं करते, दूसरे के साथ डिफ्रेंसिएशन अप्लाई करते हैं। अब दूसरे को छोड़ देंगे, पहले के साथ डिफ्रेंसिएशन अप्लाई कर लेंगे, लेकिन पहले की पोजीशन जो है वो लास्ट में लिख देंगे, यानी कि जिसके साथ भी डिफ्रेंसिएशन को अप्लाई करना है उसकी पोजीशन लास्ट पे चली जाएगी, और जिसके साथ डिफ्रेंसिएशन अप्लाई नहीं करना वो शुरू में आ जाएगा। जिसके साथ डिफ्रेंसिएशन अप्लाई करेंगे वो उसके ऊपर डिफ्रेंसिएशन के रूल जो हैं वो लागू होंगे, उसके ऊपर हम लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये वाली जो इक्वेशन है इसके ऊपर पहले 1/t को छोड़ देंगे और जो बाकी की टर्म है इसके ऊपर डिफरेंशिएशन को, पार्शियल डिफरेंशियल को अप्लाई करेंगे। फिर सेकंड वाली टर्म को हम ऐसे छोड़ देंगे और जो फर्स्ट वाली टर्म है उसके ऊपर डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब हम अप्लाई करके देखते हैं इन रूल्स को अगेन, ठीक है। तो ये हो जाएगा करली ओवर करली टी इंटू करली एस ओवर करली वी एट कांस्टेंट टी, और ये सारा जो है ये कांस्टेंट वी है। अब हमने 1/t के ऊपर अप्लाई नहीं करना, तो एज सच 1/t को हम ऐसे लिखेंगे। अब हमने किसके ऊपर अप्लाई करना है, हम अप्लाई करेंगे सेकंड वाली टर्म के ऊपर, लेकिन अब हम सेकंड वाली टर्म को लिखते हैं पहले, करली ई ओवर करली बी, ये टी थी, ठीक है, इसके ऊपर हम अब अप्लाई करने लगे करली ओवर करली टी एट कांस्टेंट वी, ठीक है, ये हमने अप्लाई कर दिया। अब हम इसी तरह से ये प्लस का साइन लगाएंगे और ये जो P लिखा हुआ है हमने इसके ऊपर भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। हम P के ऊपर यही वाली चीज अप्लाई करने लगे हैं, क्या, करली ओवर करली T एट कांस्टेंट V। अब हमारी सेकंड टर्म के ऊपर जो है वो डिफरेंशियल अप्लाई हो चुका है। अब हमने फर्स्ट वाली टर्म के ऊपर अप्लाई करना है और सेकंड वाली टर्म को छोड़ देना, तो जिसको छोड़ देना है ना वो एज सच आ जाएगा। अच्छा, इसको पहले ब्रैकेट को बंद करके इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब प्लस का साइन लगाते हैं और अब सेकंड वाली टर्म जो है उसको हम बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं, जैसे ये है वैसे लिख देंगे। तो इस वजह से इसकी ओरिजिनल फॉर्म क्या थी वो पूरी ऐसे लिख देंगे, करली ई ओवर करली वी एट कांस्टेंट टी प्लस पी, ठीक है। ये इस फॉर्म में थी और हम इसको इसी फॉर्म में लिख देते हैं। साथ इसके था 1/t, 1/t जो है इसको हम किस तरह से लिखते हैं, 1/t जो है जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा t की पावर -1। अगर हमने इसके ऊपर डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है तो जो इसकी पावर है उससे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे,
और पावर जो भी है उसमें -1 को ऐड भी कर देंगे। तो हमने दूसरे वाले के ऊपर जो है, दूसरी टर्म के ऊपर जो है वो डिफरेंशिएशन हम अप्लाई कर दी है, पहली वाली टर्म को एज सच छोड़ दी है। ठीक है, तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी करली एस ओवर करली वी एट कांस्टेंट टी, और जो हमारे पास नया था वो ये था करली ओवर करली टी एट कांस्टेंट वी इज इक्वल टू 1 ओवर टी। ठीक है, और अंदर था हमारे पास करली ओवर करली टी इंटू करली ई ओवर करली वी एट कांस्टेंट टी, और ये सारा जो है एट कांस्टेंट वी के ऊपर था, प्लस करली पी ओवर करली टी एट कांस्टेंट वी। ठीक है, यहाँ पे ये ब्रैकेट हुई खत्म और नेक्स्ट टर्म शुरू हो गई, प्लस करली ई ओवर करली वी एट कांस्टेंट टी प्लस पी। ठीक है, इनटू, तो जो हमारे पास था टी की पावर -1 तो वो कन्वर्ट हो जाएगी -1 ओवर टी का स्केयर में कन्वर्ट हो जाएगी, टी की पावर -2 होगी और वो फिर +2 में कन्वर्ट हो जाएगी जब हम उसे नीचे लेके जाएंगे। अब ये जो माइनस का साइन है इसको हम इधर ले आएंगे। ठीक है, इसको जो ही माइनस के साइन को इधर लेकर आएंगे, ये जो -1 ओवर टी स्केयर है ये जब इधर आएगा, यानी कि 1 ओवर टी स्केयर को हम -1 ओवर टी स्केयर को शुरू में ले आएंगे, तो ये इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी, इसको थोड़ा इस साइड पे करके लिखते हैं, 1 ओवर टी इंटू करली ओवर करली टी इंटू करली ई ओवर करली वी एट कांस्टेंट टी एंड वी कांस्टेंट वी प्लस करली पी ओवर करली टी एट कांस्टेंट वी। ब्रैकेट हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। अब -1 ओवर टी स्केयर को जब शुरू में लेकर आएंगे तो ये प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देगा, -1 ओवर टी स्केयर, और बाकी जो हमारे पास है इक्वेशन वो आ जाएगी, करली ई ओवर करली वी एट कांस्टेंट टी प्लस पी। इस वाली इक्वेशन को हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 9। अब इससे पहले कि हम और डिटेल में जाए, एक दो चीज़ें हमें यहाँ पे ठहर कर सीखनी होगी। वो ये थी कि हमारे पास एक रिलेशनशिप था कि हम लिख लेती हूँ मैं पहले उसको, चेंज इन एंट्रोपी, पार्शियल चेंज इन एंट्रोपी डिवाइडेड बाय पार्शियल चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ये जो है वो किसके इक्वल होगा, पहले भी मैं दूसरा इसका हिस्सा लिखती हूँ, करली एस ओवर करली वी, यानी हम वॉल्यूम को चेंज करेंगे और यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं। लेकिन अगर हम पहले इसका डिफरेंशियल लें विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, यहाँ पे इस पूरे फैक्टर का जो है वो हम डिफरेंशियल लेते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कांस्टेंट कर देते हैं किसको, टेम्परेचर, तो ये इक्वल होगा। अगर इस वाली टर्म का हम जो है डिफरेंशियल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर और हम कांस्टेंट कर देते हैं यहाँ वॉल्यूम को, तो ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के बराबर होंगे। कर हम क्या रहे हैं कि पहले पार्शियल डिफरेंशियल हम टेम्परेचर के हिसाब से ले रहे हैं और बाद में हम पार्शियल डिफरेंशियल जो है वॉल्यूम के हिसाब से ले रहे हैं। जब टेम्परेचर के हिसाब से लेते हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट कर देते हैं, जब वॉल्यूम के हिसाब से ले रहे हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये इक्वल आएगा अगर हमने पहले पार्शियल डिफरेंशियल जो है वो एंट्रोपी का वॉल्यूम के रिस्पेक्ट से लिया, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया और फिर टेम्परेचर को चेंज किया है और वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया है, तो ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे हम ये पढ़ते थे कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6, और अगर हम पहले 2 को मल्टीप्लाई कर दें बाद में 3 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 6 होगा, दोनों टर्म्स इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम
एंट्रोपी का दो वेरिएबल्स के हिसाब से जो है वो पार्शियल डिफरेंशियल ले रहे हैं। पहले टेम्परेचर के हिसाब से लेते हैं तो वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हैं, फिर वॉल्यूम के हिसाब से लेते हैं और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं। तो ये इक्वल होगा अगर हम पहले वॉल्यूम के हिसाब से चेंज करें एंट्रोपी को और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, और फिर टेम्परेचर को चेंज करें और वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें, तो ये दोनों चेंजेस एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना पहले। ये एंट्रोपी के हिसाब से भी इसी तरह से है और इंटरनल एनर्जी के हिसाब से भी इसी तरह से। अब मैं इसी इक्वेशन को जो है वो इंटरनल एनर्जी के हिसाब से लिखूंगी, और इन दोनों मैं इस इक्वेशन को जो है वो इक्वेशन नंबर ए बोल देती हूँ। ये इक्वेशन नंबर ए है। अब इसी चीज को हम अप्लाई करेंगे इंटरनल एनर्जी के हिसाब से। ठीक है, अब मैं इसी इक्वेशन को लिखूंगी, चेंज इन पार्शियल चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। हम यहाँ पे करते हैं वॉल्यूम को कांस्टेंट, और फिर हमारे यहाँ पे लिखती हूँ पार्शियल चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, और हम टेम्परेचर को कर देते हैं यहाँ पे कांस्टेंट। अब इसको हम चेंज किस तरह से करेंगे, इस पूरी टर्म का हम अब पार्शियल डिफरेंशियल दोबारा से लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, और करेंगे हम वॉल्यूम को कांस्टेंट। तो ये इक्वल आएगा अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम के हिसाब से चेंज लेते हैं, करली ओवर करली वी, इस पूरी टर्म को वॉल्यूम के हिसाब से देखते हैं और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर जो आएगी, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे और हम इसको इक्वेशन नंबर बी कह देते हैं। अब इन दोनों का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर आप इक्वेशन नंबर 8 को देखोगे, इक्वेशन नंबर 8 की जो लेफ्ट साइड है वो बराबर होगी इस वाले फैक्टर के। ये जो आपको यहाँ पे सब नजर आ रहा है ना, ये इक्वेशन नंबर 8 का लेफ्ट साइड ये है, और इक्वेशन नंबर 9 जो है उसकी लेफ्ट साइड ये है। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, इक्वेशन नंबर 8 की लेफ्ट साइड इक्वेशन नंबर 9 की लेफ्ट साइड के इक्वल है, तो इक्वेशन नंबर 8 की राइट साइड जो है इक्वेशन नंबर 9 की राइट साइड के इक्वल होगी। अब इक्वेशन नंबर 9 की राइट साइड, ये जो सारी आपको नजर आ रही है ना, ये इक्वेशन नंबर 9 की राइट साइड जो है इक्वेशन नंबर 8 की राइट साइड के इक्वल हो जाएगी। और जब हम इक्वल करेंगे तो फिर हमारे पास दरमियान में जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम एक जगह पे इस तरह के रिलेशन को इसके इक्वल करेंगे और कैंसिल करेंगे, वहां पे हम इक्वेशन नंबर बी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर 8 एंड इक्वेशन नंबर 9 की लेफ्ट साइड इक्वल्स हैं, तो राइट साइड भी इक्वल होंगी। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन नंबर जो 8 है उसकी राइट साइड लिखेंगे और इक्वेशन नंबर 9 की राइट साइड के इक्वल कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 8 की जो राइट साइड है वो क्या थी, 1/t into करली ओवर करली v करली e ओवर करली t एट कांस्टेंट v था, और यहाँ पे ये सारा जो है वो चेंज आ जाएगा एट कांस्टेंट t के ऊपर। ठीक है, ये इक्वल किसके आया है, ये जो हमारे पास इतनी लंबी सी इक्वेशन थी 1/t into करली ओवर करली t into curly e over curly v at constant t at constant v, इस सारे के इक्वल आ गया, प्लस था साथ में इसके curly p over curly t at constant v। ठीक है, यहाँ पे ये इक्वेशन मतलब इक्वेशन नहीं, मतलब इसकी यहाँ पे इसको बंद किया था, साथ में आ गया था -1/t का स्क्वायर into curly e over curly v at constant t plus p, ये थी हमारे पास। ठीक है,
अभी मैंने आपको इंटरनल एनर्जी का जो है ना वो बताया था कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो इस सबसे पहले मैं इस वाले फैक्टर को उठा के जो है वो मैं इस साइड पे लेकर आऊंगी। ठीक है, ये 1/t, पहले हम 1/t को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इस 1/t को हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किसके साथ मल्टीप्लाई होना था? ये जो 1/t है इस इक्वेशन के अंदर मल्टीप्लाई होना था जाके। ठीक है, तो अब मैं इस वाली इक्वेशन को दोबारा से अभी नहीं लिखूंगी, डायरेक्ट मैं जो है ना वो यहाँ पे 1/t को दोनों के साथ लिखूंगी। ठीक है, लाइक मैं 1/t लिखती हूँ, किसके साथ आना था? इसके साथ आना था, इसने करली ओवर करली टी इंटू करली ई ओवर करली वी एट कांस्टेंट टी इंटू वी, इसके साथ आना था। साथ में आना था 1/t इंटू करली पी ओवर करली टी एट कांस्टेंट वी। बाकी जो हमारी टर्म रह गई थी वो हम लिखेंगे। मैं जगह कम होने की वजह से साथ में इधर लिख रही हूँ, -1/t का स्क्वायर इंटू करली ई ओवर करली वी एट कांस्टेंट टी प्लस पी। ठीक है, तो इसकी ये वाली साइड है जो मैंने बिल्कुल इसके साथ ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है कि ये वाला पूरा जो फैक्टर है, ये वाला पूरा फैक्टर ये मैं उठा के जो है वो इस तरफ लेकर जाऊंगी। ये वाला पूरा फैक्टर जो है ये उठा के मैं इक्वेशन के इस साइड पे लेकर आऊंगी। तो मैंने आपको बताया था कि आपने ये याद रखना है कि ये सारा जो है इक्वेशन बी 1/t तो दोनों में कॉमन आ गया ना, 1/t को छोड़ के उसके बाद जो आएगा वो इक्वेशन बी के इक्वल है, तो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, मैं लिखती हूँ ताकि आपको दोबारा से समझ आ सके। ठीक है, अब मैं इसको इस तरह से लिखती हूँ, 1/t करली ओवर करली वी इंटू करली ई ओवर करली टी एट कांस्टेंट वी और बाहर आएगा एट कांस्टेंट टी। ठीक है, अच्छा अब मैं जिसको उठा के लेकर आ रही हूँ उसको मैं कलर चेंज करती हूँ ताकि आपको समझ आ सके। -1/t ये प्लस था इंटू करली ओवर करली टी करली ई ओवर करली वी एट कांस्टेंट टी और फिर ये कांस्टेंट वी। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन नंबर बी के हिसाब से ये पूरा फैक्टर जो है इस पूरे फैक्टर के इक्वल है। तो इस वजह से आप ये भी कर सकते हो कि मैं इसको दोबारा लिखूं और दोनों को सेम कर दूं क्योंकि दोनों इक्वल हैं और जीरो हो जाएंगे ये फिर। ठीक है, सेम मतलब एक +1 है एक -1 है तो जीरो आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू। अब बाकी का जो हमारा फैक्टर रह गया वो हम लिखेंगे। बाकी रह क्या गया है 1/t, दूसरी साइड पे था 1/t करली p ओवर करली t एट कांस्टेंट v माइनस माइनस में नीचे लिख लेती हूँ, इसके आगे ही आएगा यानी कि इसके आगे ये चलेगा -1/t का स्क्वायर इनटू करली ई ओवर करली वी टी प्लस पी। तो बच्चों मैं सिंपल क्या करूंगी कि ये वाली इक्वेशन जो है और ये वाली इक्वेशन दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं 1/t को छोड़ के, क्योंकि ये तो कॉमन आ जाएंगे ना दोनों में, मतलब सेम है। बाकी ये दोनों के एक दूसरे के इक्वल है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर बी जो मैंने आपको बताई थी। तो इस वजह से ये पूरा फैक्टर जो है ना ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर अब जीरो लिखूंगी अगले वाले इक्वेशन के अंदर। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 1/t करली p over curly t at constant v plus सॉरी नेक्स्ट था हमारे पास माइनस था, प्लस नहीं था, ये हमारे पास था -1/t का स्क्वायर इंटू करली e ओवर करली v एट कांस्टेंट t प्लस p, ये हमारे पास टर्म बची।
अब हम ये -1/t² जो है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/t का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा कन्वर्ट इज इक्वल टू सॉरी 1/t का स्क्वायर इनटू curly e over curly v at constant t plus p is equal to 1/t into curly p over curly t at constant v। तो इस वाली इक्वेशन को हम ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो ही हम टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएगी करली ई ओवर करली वी एट कांस्टेंट टी प्लस पी। ये इक्वल हो जाएगा किसके, यहाँ पे आ जाएगा टी इंटू करली पी ओवर करली टी एट कांस्टेंट वी। ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास करली ई ओवर करली वी एट कांस्टेंट टी प्लस पी, इसकी वैल्यू जो है इसको हम इक्वेशन नंबर जो है वो 10 बोल देते हैं। इक्वेशन नंबर 10 की वैल्यू जो है वो हम प्रीवियस एक इक्वेशन है उसके अंदर हमारे पास एग्जैक्टली ये सेम वैल्यू आई हुई है। ठीक है, ये सेम वैल्यू आई है, इसकी जगह पे हम इसको पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर जो है वो 10 को पुट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 10 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 7 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 7 में पुट करने से आ जाएगा ये हमारे पास ds ओवर करली s ओवर करली v एट कांस्टेंट t इज इक्वल टू 1/t था, बाकी हमारे पास था जो भी उसकी जगह पे हमारे पास नई वैल्यू आई है जिसको हम पुट करेंगे। नई वैल्यू क्या थी, t इंटू करली p ओवर करली t एट कांस्टेंट v। ठीक है, अब ये वाला जो t है इस t के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी करली s ओवर करली v एट कांस्टेंट t विल बी इक्वल टू करली p ओवर करली t एट कांस्टेंट v। अब ये जो इक्वेशन आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 11 बोल देते हैं। इक्वेशन नंबर 11 के ऊपर हम एक रूल अप्लाई करेंगे जिसको हम कहेंगे चेन रूल। चेन रूल क्या है इसको जरा ध्यान से सीख लेना। यहाँ पे जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट को हमने एक दफ़ा इसके साथ चेंज करके लिखना है, यानी कि v जो है वो चेंज होगा, करली v ओवर करली t आएगा, p बच जाएगा तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। फिर करली v जो है वो p के साथ आएगा, करली p के साथ आ जाएगा, t बच जाएगा तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो साथ में माइनस का साइन आएगा, इसको हम चेन रूल कहते हैं। तो चेन रूल अप्लाई करेंगे इस वाले पोर्शन के ऊपर, चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो मैं लिख रही हूँ अब इसको कि करली v ओवर करली p सॉरी करली t आना था, t एट कांस्टेंट p। ठीक है, डिवाइडेड बाय माइनस का साइन भी आना था साथ में। ठीक है, करली v दोबारा से डिवाइडेड बाय करली p, तो t रह गया तो उसको हम कांस्टेंट कर देंगे। ठीक है, और ये हमारा आ जाएगा किसके इक्वल, करली s ओवर करली v एट कांस्टेंट t। ठीक है, अब एक और इक्वेशन में लिखने लगी हूँ। अल्फा एक वैल्यू है जो होती है इक्वल टू किसके, करली v ओवर करली t एट कांस्टेंट p, साथ में इसके आता है 1/v। हमें 1/v को दूसरी साइड पर अगर हम ले जाएं तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू वी विल बी इक्वल टू करली v ओवर करली t। ठीक है, एट कांस्टेंट p। ठीक है, एक ये हमारे पास हो गया और एक और वैल्यू है हमारे पास, एक इसको हम इक्वेशन नंबर जो है वो c कह देते हैं, ये इक्वेशन नंबर c है। एक और है हमारे पास kt इज इक्वल टू -1/v करली v ओवर करली p एट कांस्टेंट
टी। अगेन हम इस v को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा के टी इंटू वी इज इक्वल टू करली v ओवर करली p एट कांस्टेंट t। तो इसको इक्वेशन नंबर डी बोल देते हैं। इक्वेशन नंबर डी और इक्वेशन सी, इन दोनों को हम इक्वेशन नंबर 12 के अंदर पुट कर देंगे। जो ही हम इक्वेशन नंबर 12 के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा, करली एस ओवर करली v at constant t will be equal to alpha over v के टी ओवर v। तो यहाँ पे v के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा करली s ओवर करली v एट कांस्टेंट t विल बी इक्वल टू करली अल्फा ओवर के टी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, हमारे पास ये पीछे एक इक्वेशन है, उसके अंदर हमने जहाँ पे जो है वो लिखा था कि पार्शियल डिफरेंशियल जो है वो डी एस इज इक्वल टू, ठीक है, तो उस इक्वेशन के अंदर हम इसको जाके पुट करेंगे। वो इक्वेशन मैं दोबारा लिख रही हूँ, डी एस इज इक्वल टू करली एस ओवर करली टी एट कांस्टेंट v इंटू डी टी प्लस, ठीक है, करली एस ओवर करली v इंटू टी, इसकी जगह पे आ जाएगा ये जो वैल्यू आई है अल्फा ओवर के टी, साथ में इसके बचता था dv तो वो मैं साथ में लगाऊंगी dv। ठीक है, हमने वैल्यू पुट की। अब इसमें जो है वो एक और चेंज आएगी, करली एस ओवर करली टी एट कांस्टेंट v जो है ये आ जाएगा सी वी के इक्वल, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू डी टी, क्योंकि ये हमारे पास एक रिलेशनशिप है अल्फा ओवर के टी इंटू डी वी। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे कि ये करली एस ओवर करली टी एट कांस्टेंट v जो है ये सी वी के इक्वल होता है, इसी वजह से हमने हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम के साथ इसको एक्सचेंज किया। अच्छा, साथ में ही हम इसके ऊपर जो है वो लिमिट सप्लाई करेंगे। तो सी वी कांस्टेंट है, इसके ऊपर लिमिट तो नहीं लगेगी, ठीक है, तो लिमिट जो है वो लगती होती है हमेशा चेंज के ऊपर। तो इसमें टेम्परेचर की लिमिट लगेगी, इनिशियल टेम्परेचर यानी कि टी आई और फाइनल टेम्परेचर टी एफ, इसके ऊपर भी हम लगा देंगे लिमिट। ये आ जाएगी हमारे पास वॉल्यूम की लिमिट्स v इनिशियल और v फाइनल। ठीक है, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली इक्वेशन नंबर 13 है। ये इक्वेशन नंबर 13 एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि चेंज इन एंट्रोपी इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स को रिप्रेजेंट करता है, और इसी को हमने डिराइव करना था। काफ़ी लेंथी हो गया लेक्चर, होपफुली आपको समझ आ जाएगी। आपको इसको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 3-4 दफ़ा बहुत से स्टूडेंट्स को इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ सकती है, बट जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह ही आपको समझ आ जाएगी। अपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, बस आपने इसको रिपीटेडली जो है वो डिराइव करना है। इसमें कन्फ्यूजन होंगी, सिमिलैरिटीज़ होंगी और थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आप इसको बार बार प्रैक्टिस से जो है ना अपने लिए आसान कर सकते हो। ठीक है, तो इस लेक्चर के एंड पे मैं यही कहूँगी कि आपने बहुत ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।